कंट्री के अंदर किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो रहा है वो सम हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है सॉइल पे। चाहे आपने यहाँ कल्चरल एक्टिविटी हो रहा है पूरे एरिया को कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि एक साल के अंदर तो हम लोग ये भी उनसे पूछेगा जब बचा हुआ पार्ट बचा जो बना वो होता है प्लेट्यू। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जहाँ तक लास्ट में कल डिस्कस किया था, आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे रिसोर्स के बारे में। सारे रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें उसमें एक लैंड रिसोर्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। समहाउ हम कह सकते हैं हमारे लाइफ के लिए तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि इट सपोर्ट्स जैसे कि ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ, जितने भी वाइल्ड लाइफ है जानवरों की जिंदगी को सपोर्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटी इनको सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज एंड मेनी। ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है लाइफ के जो हमारे लाइफ पे तो इम्पैक्ट करते ही हैं। इन सारी चीजों को सपोर्ट करने का काम क्या करता है? लैंड रिसोर्स। बट ये भी हमें ये समझना पड़ेगा कि जो लैंड रिसोर्स है वो फाइनाइट है। फाइनाइट मीन्स नॉट अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है और उसको हम लोग जो है जितना मन करे उतना यूज कर दें। अगर आज भी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसके कारण जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, तो लैंड रिसोर्स और कम ही हो रहा है। तो ये लिमिटेड नहीं है, इसका जुडिशियस इस्तेमाल होना जरूरी है। हम अगर इंडिया के लैंड पैटर्न की बात करें तो हमारे इंडिया का लैंड रिसोर्स, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया, क्योंकि हर एक तरीके के लाइफ को सपोर्ट करना जो अर्थ के ऊपर है, जो सरफेस पे है, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि उनका जो खान पीन है, उनका जो वर्क है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों का फंडामेंटल क्या है? लैंड रिसोर्स। तो इसमें नो डाउट कि एक लैंड जो है प्राइम और वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हम लोग इंडिया के लैंड रिसोर्स की बात करें तो इंडिया लैंड रिसोर्स, तो हम लोग इंडिया के लैंड को जो है डिवाइड कर सकते हैं प्लेन, माउंटेन, प्लेट्यू, इन सब चीजों में। इंडिया के लैंड रिसोर्स को प्लेन, माउंटेन, जैसे प्लेन हमारे इंडिया के लैंड रिसोर्स में प्लेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एरिया भी कवर करता है, लगभग 43% ऑफ टोटल एरिया। जब हम लोग इंडिया के लैंड रिसोर्स की बात करते हैं 43% तो प्लेन एरियाज हैं, और ये वो जगह है जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज्यादातर यहीं पे होगा। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रीज, इसके अलावा सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट आपको मैक्सिमम प्लेन एरिया में ही मिलेगा, सेटलमेंट एक्सेट्रा। प्लेन एरिया अगर इंडिया में बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ प्लेन एरिया फॉर्म बाय द रिवर्स, रिवर के द्वारा फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय रिवर। और हमारे जो सबसे ज्यादा प्लेन एरिया है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे आपका इंडस, इसके द्वारा जो प्लेन एरिया बनाया गया, यहाँ पे आता है गंगा, यहाँ पे फिर आता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा, ये हमारे मेजर प्लेन एरियाज हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है माउंटेन्स, सेकंड नंबर पे आता है माउंटेन्स।
माउंटेन्स अगर आप फिगर आउट करोगे तो ये तो हिमालय तो है ही, इसके अलावा यहाँ पे अरावली, यहाँ पे विंध्या, सतपुड़ा, तो नो डाउट हमारे कंट्री में माउंटेन्स भी अच्छे खासे हैं। ठीक है, लगभग 30% एरिया को कवर करता, और ये जो है सोर्स ऑफ रिवर्स होते हैं ज्यादातर, सोर्स ऑफ रिवर जो थ्रू आउट द कंट्री हमारे फ्लो होता है, उस उन रिवर्स का सोर्स क्या है? माउंटेन। माउंटेन जो है रिवर के सोर्स। फिर आते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू लगभग 27% है, और ये सोर्स होते हैं मिनरल्स के, सोर्स फॉर मिनरल्स। ह्यूमन लाइफ के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर, और रिवर हमें जो है जिसका सोर्स कहां से ओरिजिन हो रहा है? ज्यादातर माउंटेन्स एरिया से। प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू वो प्लेसेस हैं जहां पर ज्यादातर हमें क्या मिल रहे हैं? मिनरल्स वगैरह, और मिनरल्स जो है फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए। सो ह्यूमन का जो सर्वाइवल है वो पानी पर भी डिपेंड है और इंडस्ट्रीज पे भी डिपेंड है इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए। बट अगर माउंटेन्स वगैरह की भी बात कर ले तो शुरुआत में जैसे जब अर्थ का फॉर्मेशन होता है तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सबसे पहले एक माउंटेन बना, फिर बाद में यही माउंटेन इरोड होकर, जब इरोड होकर इसका जो बचा हुआ सरफेस रहता है, मीन्स ये इरोड हो गया, जब बचा हुआ पार्ट बचा जो बना वो होता है प्लेट्यू। प्लेट्यू थोड़ा सा टेबल लैंड रहता है ऊपर, इसको कहते हैं प्लेट्यू। ये है माउंटेन, और जब ये फर्दर इरोड हो जाएगा, एक देखो ये लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको होने में, फर्दर जब ये इरोड हो जाएगा इट कन्वर्ट इनटू प्लेन। और इनको इरोड करने में हेल्प कौन करता है? एक तो एयर, विंड, विंड और वाटर, ये मेजर रोल प्ले करते हैं। सो प्लेट्यू जो है 27% हमारे अर्थ का है, मेजॉरिटी ऑफ प्लेट्यू यहाँ पे ही है, कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे भी हैं। सो प्लेट्यू मेजर रोल प्ले करता है मिनरल्स के लिए, जहां पे हमारा रिक्वायर्ड मिनरल्स मिलता है। फिर हमारे कंट्री में स्मॉल आइलैंड्स भी हैं, स्मॉल आइलैंड्स लाइक अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। स्मॉल आइलैंड्स जो है एक तो कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिफेंस, हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक डिफेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इन सारे लोकेशंस पे जो है जंग फॉरेस्ट वगैरह तो मिलते ही हैं। सो इंडिया का लैंड रिसोर्स जहां पे 43% प्लेन्स है, और ये प्लेन्स बनाए जाते हैं मेजॉरिटी रिवर के कारण, जिसमें इंपॉर्टेंट रिवर प्ले किया है इंडियन प्लेन्स को बनाने में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसी तरीके से माउंटेन्स 30%, 27% जो है प्लेट्यू और स्मॉल आइलैंड्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऐसे ही इंडिया का भी लैंड सरफेस लिमिटेड है, इंडिया का भी लैंड सरफेस जो है वो लिमिटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि इसका जब यूज करेंगे इट मस्ट बी वाइजली, बहुत सोच समझ के यूज करो। इक्विटेबली, इसका यूज किस पैटर्न में होना चाहिए? वाइजली, इक्विटेबली, यानी सबको इसका बेनिफिट हो इस रिसोर्स का, और सस्टेनेबली, यानी कि वाइल यूजिंग दिस रिसोर्स ये इंश्योर करे प्रेजेंट का भी नीड और फ्यूचर का भी नीड को जो है इंश्योर करे। तो लैंड इंडिया में किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है उसको समझने के लिए हम लोग इंडिया के लैंड सरफेस को
3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये समझने के लिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक वो है जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड यानी कि लैंड अंडर ट्री कवर, ट्री या नेचुरल वेजिटेशन के अंदर जो आता हो, ट्री और अंडर नेचुरल वेजिटेशन। अंडर नेचुरल वेजिटेशन। कुछ लैंड्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और कुछ लैंड्स ऐसे हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल है, नॉन एग्रीकल्चरल। सो फॉरेस्ट लैंड का मतलब ये है वो जो, एक तो वो हो सकता है जो कंप्लीटली ट्री और नेचुरल वेजिटेशन के अंदर हो, ट्री एंड नेचुरल वेजिटेशन, पूरा का पूरा जंगल टाइप का नेचुरल वेजिटेशन। और कुछ ऐसे होंगे जो कहीं कहीं पे ट्री मिल जाएंगे, मीन्स ये एक तरीके से डेंस फॉरेस्ट टाइप का। अब ये ट्रीज वगैरह जैसे कोकोनट, कोकोनट का एक पेड़ जहां पे लगा हुआ है उसका और तो कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा है, जहां पे कहीं मैंगो ट्री लगा हुआ है, ऐसे कई सारे एक्सेट्रा। इनका यूज क्या है, एक तो ये सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, दे सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड मेनी। इससे पहले कि हम लोग एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात करें, हम थोड़ा बात करते हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड। कुछ लैंड सरफेस ऐसे हैं जहां पे बिल्डिंग्स है, रोड्स है, इंडस्ट्रीज हैं, इस तरीके के, मीन्स सम ऑफ द लैंड यूटिलाइज बाय द ह्यूमन, जहां पे घर है, रोड्स है, ये सारी चीजें बनी हुई है। कुछ जो है पैस्चर लैंड है, अगेन वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रहा है, पैस्चर लैंड या कह सकते हो ग्रेजिंग ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड। कुछ जो है लैंड्स ऐसे हैं जो पैस्चर लैंड है, ग्रेजिंग ग्राउंड है। कुछ लैंड्स ऐसे हैं जो बैरन है या वेस्टलैंड, जैसे कि डेजर्ट, रॉकी सरफेस, ये कहीं से भी किसी तरीके के इस्तेमाल में नहीं है। तो इंडिया के जब लैंड की बात करेंगे, कुछ लैंड ऐसे हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, कुछ लैंड ऐसे हैं जहाँ पे जानवर वगैरह जो है अपने लिए खाना वगैरह अरेंज करते हैं, कुछ लैंड ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डिजर्टेड लैंड है, यानी उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में एक वो है जिसपे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करंट टाइम में हो रहा है, मीन्स उस पे आप गए, वो एग्रीकल्चरल पूरी तरीके से यूज में है, एग्रीकल्चरल यूज। और कुछ जो है एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चरल लैंड ही, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उसका यूज नहीं है, नॉट इन यूज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में नहीं हो रहा है। तो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में आते हैं, क्योंकि हमारा आगे फॉरवर्ड करेगा। नॉन एग्रीकल्चर लैंड, अगर मान लीजिए आप कहीं एक लैंड सरफेस पे गए, वहां पे पता चला कि अभी 2 ही महीने पहले यहाँ पे खेती हुआ था, अभी ये लैंड यहाँ पे कटाई वटाई हो गई, लैंड खाली है। सो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी विद इन ईयर, एक साल में अभी अभी एग्रीकल्चर एक्टिविटी यहाँ पे हुआ है। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब क्या है, सोन और हार्वेस्ट, मेजर तो यही है। तो अगर ऐसे लैंड को बोला जाएगा फैलो लैंड, क्या बोला जाएगा, फैलो लैंड, मीन्स ये वो लैंड है जहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है।
अब अगर मान लो कोई लैंड ऐसा है जो 1 साल से और 5 साल के बीच में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हुआ है, नो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो ऐसे लैंड को बोला जाएगा अदर देन फैलो लैंड, फैलो लैंड के अलावा, अदर देन फैलो लैंड। और कुछ लैंड सरफेस ऐसे होते हैं जो 5 साल से ज्यादा, मोर देन 5 years अनकल्टिवेटेड, इसको बोलते हैं कल्चरेबल। मीन्स यहां पे एक्टिविटी तो हो सकता है एग्रीकल्चर, कल्चरेबल वेस्टलैंड मीन्स पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पे एग्रीकल्चर, लेकिन पिछले 5 साल से यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रहा, वो कुछ भी रीजन हो, ठीक है, वो किसी भी रीजन से एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो यहाँ पे पॉसिबल है लेकिन पिछले 5 साल से नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कल्चरेबल वेस्टलैंड। फैलो लैंड का कंसेप्ट आ गया। अनकल्टिवेबल लैंड जो है पिछले 5 साल से जहां पे अनकल्टिवेटेड उसको छोड़ दिया गया है, तो उसको बोल रहे हैं हम लोग कल्चरेबल वेस्टलैंड। और जहां पे एक्टिविटी हो रहा है, मीन्स आप गए सर्वे में, आपको मिला कि एक जगह पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रहा है उसके बारे में, तो वो आता है नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, यानी कि वो एरिया जो अंडर कल्टीवेशन अभी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रहा है वहां पे, उस ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या कहा जाता है, इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, और ये हमारे कंट्री के या किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमी रन करने का एक फंडामेंटल एक्टिविटी होता है, फंडामेंटल एक्टिविटी में आता है। तो ये नेट सोन एरिया वो एरिया जहां पे 1 साल में एक बार उन एरियाज को हम लोग जहां जहां पे एग्रीकल्चर, उसको कंबाइंड एरिया को कंबाइन करना, दैट इज द नेट सोन एरिया। एक कंसेप्ट आता है ग्रॉस सोन एरिया, ग्रॉस सोन एरिया। तो एक तो नेट सोन एरिया यानी एक बार उसको आपने नेट सोन एरिया एक बार तो आपने कैलकुलेट कर लिया, वापस से 4 महीने बाद गए, विद इन अ ईयर आपको पता चला वहां पे फिर से एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रहा है, सो एरिया अंडर रीयूज, उन एरिया को वापस से ऐड कर दो, ग्रॉस सोन एरिया। फिर से समझो, नहीं समझ में आया तो कहने का मतलब ग्रॉस सोन एरिया वो है जिसमें पहले तो हम लोगों ने नेट सोन एरिया को कैलकुलेट कर लिया कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रहा है, पूरे एरिया को कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि 1 साल के अंदर। तो हम लोग ये भी उनसे पूछे कि अच्छा इस खेती पे आप लोग कितनी बार खेती करते हो इस एरिया पे, तो उन्होंने बताया सर लगभग 4 या 5 बार हम लोग कर, तो उसी को हम लोग 5 बार कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग बात करेंगे ग्रॉस सोन एरिया को। तो एक बात तो क्लियर हो गया ना, ग्रॉस सोन एरिया जो है नेट सोन एरिया से ज्यादा होगा, वन थिंग इज क्लियर कि जो नेट सोन है, क्योंकि एक ही खेत पे जो है मल्टीपल क्रॉपिंग भी होता है, तो वो भी उसके अंदर ही आएगा ग्रॉस सोन एरिया में, ठीक है। सो अब अगर इंडिया के लैंड यूज पैटर्न को हम लोग समझे, इंडिया के लैंड यूज पैटर्न, इंडियाज लैंड यूज पैटर्न, तो ये 2 बातों पे डिपेंड करता है, एक फिजिकल फैक्टर्स कहने का मतलब ये है कि हम उसको लैंड को एग्रीकल्चर में यूज करेंगे कि बिल्डिंग्स बनाएंगे कि क्या करेंगे, ये सारा चीज डिपेंड करता है एक तो फिजिकल फैक्टर पे। फिजिकल फैक्टर जैसे कि वहां का टोपोग्राफी कैसा है, हिली है कि प्लेट्यू है कि प्लेन है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, और वहां का सॉइल टाइप कि वहां की मिट्टी कैसी है। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, ह्यूमन फैक्टर जैसे
वहां का पॉपुलेशन कैसा है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग्स वगैरह में ज्यादा कंज्यूम होंगे। वहां का जो लोग हैं पॉपुलेशन, उनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी कितनी है। अगर टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रांग है तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रीज वगैरह वहां पे ज्यादा सेटअप होगा। और थर्ड, कल्चर। अब अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हो जो एरिया कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग है तो ऑब्वियस सी बात है उस एरियाज को जो है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिजर्व किया जाएगा। जैसे कुछ मंदिरों के पास जो है ट्रीज वगैरह को प्रिजर्व किया, उनको सैक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है, सैक्रेड ग्रुप्स। तो ऑब्वियस सी बात है इनको तो प्रोटेक्ट किया ही जाएगा। पॉपुलेशन कहीं पे ज्यादा होगा तो यहां पर जो भी लैंड्स होगा वो बिल्डिंग्स वगैरह में कंज्यूम होगा, और जहां पे टेक्नोलॉजी वगैरह स्ट्रांग होगा वहां पे इंडस्ट्री वगैरह ज्यादा सेटअप होगा। हमारा लैंड जो है किस पैटर्न में यूज हुआ, तो हमारे पास डेटा दिया हुआ है जो हम लोग 1960 से 2022 के बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि पहले कैसे था, फिर किस तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ, तो हमें एक आइडिया क्लियर कट मिल जाएगा। तो इस कंपैरिजन में जैसे कि जब बात करें हम लोग 1960 में फॉरेस्ट लैंड, तो फॉरेस्ट लैंड हमारे पास 18% था, लेकिन आज के टाइम में हमारा फॉरेस्ट लैंड लगभग 24% है, 23.41%। और हमारे कंट्री में एक पॉलिसी बनाया गया फॉरेस्ट को लेकर, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, जिसके अंतर्गत हमारा टारगेट था 33% ऑफ सरफेस, जो हमारा लैंड सरफेस है उसका 33% हमारा क्या होना चाहिए, 33% हमारा क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। तो फॉरेस्ट एरिया हमारा जो है नो डाउट इंप्रूव हुआ, और इसमें ऑब्वियस सी बात है अफॉरेस्टेशन पॉलिसी कई सारे राज्य सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज पे इम्फेसाइज किया जाता है। जैसे कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं लाइक वन महोत्सव एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा दूसरा है बैरन एंड वेस्टलैंड, बैरन लैंड एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। तो जो वो लैंड्स जिनका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज नहीं हो रहा है वो पहले 1960 में 12% था, आज के टाइम पर यानी 2019 और 20 के आसपास ये 5% के आसपास है। तो ये समझ में आ रहा है कि जो वेस्ट लैंड है उनको अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। नॉन एग्रीकल्चर यूज पहले लगभग 5% था, आज के टाइम में मोर देन 9%। ये शो करता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण हमारे कंट्री के अंदर अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क जो है बढ़े हैं। ग्रेजिंग लैंड जो है 4.71% था, जो कि आज घट के जो है 3.42% है। जो ट्री कवर एरियाज है, मिसलेनियस ट्री कवर्स एरियाज, वो पहले 1.5% था, आज के टाइम में 1.02% है, जो ये भी डिक्रीज हुआ है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड यानी कि वो लैंड्स जो लगभग 5 साल पहले से छोड़ा गया है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं लाया जा रहा है, आज के टाइम में वो परसेंटेज घट के 3.9% हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ज्यादा एरिया जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा रहे हैं, या वैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं, ज्यादा एरिया हमारा पॉपुलेशन में ही जा रहा है, अर्बनाइजेशन में। फैलो एंड द करंट फैलो, जो 1 साल के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुआ है वो आज के टाइम में लगभग उतना ही है। करंट फैलो ये भी थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। नेट सोन एरिया बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। नेट सोन एरिया हमारा लगभग 45% से 45.64 यानी 40.26% से 45.64% हो गया, बहुत थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब देखो 1960s के टाइम में हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं था, उस टाइम पे हम लोग जो है इम्पोर्ट कराते थे खाने पीने के लिए। तो अभी भी एरिया उतना ही इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, बट इससे ये पता चल रहा है कि हमारे कंट्री का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी, वो अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। और यहाँ पे नेट सोन एरिया के बजाय ये ग्रॉस सोन एरिया हमारा जो है अच्छा खासा बढ़ गया, यानी कि एक ही जगह के हम लोग मल्टी टाइम्स क्रॉपिंग कर रहे हैं। बात करते हैं जब हम लोग नेट सोन एरिया के ही बारे में, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह नेट सोन एरिया जो है इक्वली
जो है यूटिलाइज हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए जो प्लेन एरियाज हैं, 80% यूटिलाइज हो जा रहा है अच्छा खासा नेट जोन एरिया। वहीं पे माउंटेन और हिली रीजन्स में, माउंटेन एंड हिली रीजन, नेट जोन एरिया वहां पे अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, मुश्किल से 10% जो है नेट जोन एरिया से। ठीक है, हमारे इंडिया का लैंड सरफेस एरिया की अगर बात कर ले, एक बात तो समझ में आ गया, यहाँ पे हम लोग प्लेन में जो है नेट जोन एरिया 80% अच्छा खासा इस्तेमाल हो रहा है। वहीं हिली एरियाज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत ज्यादा प्रॉपर वे से हो नहीं पाता है, क्योंकि टेरेन ही ऐसा है। आप ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए तो पानी चाहिए, और पानी वहां पे रुक ही नहीं रहा। सो हम लोग इंडिया का अगर लैंड एरिया की बात करें, इंडिया का जो हमारा टोटल लैंड एरिया है, लैंड एरिया लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा जो लैंड सरफेस है इंडिया का, इंडिया का लैंड सरफेस वो है, हमारा जो टोटल एरिया है लैंड सरफेस है वो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा हमारा लैंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम 100% आज के टाइम में नहीं यूज कर रहे ना, 100% तो यूज कर नहीं रहे। रीजन ये है, इंडिया का हमारा जो है ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, और इसको चाइना ने। सो ऑलमोस्ट 7% ऑफ लैंड हमारा जो है, 7% लैंड अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन। लगभग 7% लैंड हमारा ऑक्यूपेशन में है, और बाकी बचा हुआ लैंड, रिमेनिंग लैंड डिग्रेड हो रहा है, रिमेनिंग लैंड जो है डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो है माइनिंग एरियाज है, मोस्ट ऑफ द माइंस जो है यहीं पे, बाकी जगह भी होते हैं, बट माइनिंग के लिए रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट या डिफॉरेस्टेशन कह लो, डिफॉरेस्टेशन शो करता है अर्बनाइजेशन को, कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। इसके कारण वहां की मिट्टी जो है वीक हो जाती है, वीक सॉइल, मिट्टी बर्बाद हो जाती है। इसी तरीके से आप गुजरात वाला एरिया, थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन एरियाज में ओवर ग्रेजिंग का इश्यू है, ओवर ग्रेजिंग का इश्यू है। मींस यहाँ पे जो जानवर है वो ज्यादा जो है वहां पे जो भी लैंड सरफेस पे घास वगैरह उसको खा जा रहे हैं, घास उखड़ने का अगेन सॉइल डिस्टर्ब हो रहा है, सॉइल हमारा खराब हो रहा है। वहीं पंजाब और हरियाणा जैसे एरिया में, तक आ गया, पंजाब और हरियाणा जैसे एरिया में ओवर इरिगेशन का इश्यू है, ओवर इरिगेशन। उस ओवर इरिगेशन में हमारा जो सॉइल है वो ज्यादा साल्टी होता जा रहा है, साल्टी सॉइल, इसमें नमक की मात्रा बढ़ती जा रही है, सैलिनेशन ऑफ सॉइल कह सकते हो इसको अलग वर्ड में, सैलिनेशन ऑफ, तो ये प्रॉब्लम है। ये सारे के सारे अल्टीमेटली, और बाकी हर जगह मिसलेनियस बहुत सारे प्रॉब्लम, ये सारे के सारे अल्टीमेटली इंपैक्ट करते हैं हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है। और इनका सॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात है, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन करो, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग को रिस्ट्रिक्ट करो,
ओवर इरिगेशन मत करो। इरिगेशन जो है सोच समझ के, तो ड्रिप इरिगेशन वगैरह हरियाणा वगैरह में अच्छे से यूज भी होता है। ऐसा नहीं है कि लोग अवेयर नहीं हो रहे और चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट दैट इज अबाउट द अवेयरनेस कि हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डिग्रेडेशन भी हो रहा है और आगे जो है उन सब चीज़ों से लड़ा जा रहा है कि उसको कैसे कैसे जो है न्यूट्रलाइज किया जाए या वापस से रिवर्स किया जाए कि हम अपने सॉइल के कंडीशन को अच्छे से गेन कर सके, हमारा इन्वायरमेंट मेंटेन रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आगे जो है अगला हम लोग, क्योंकि हमारे इंडिया के प्राइमरी एक्टिविटी में अगर कहा जाता तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी के लिए फंडामेंटल एक्टिविटी है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी पूरी तरीके से सॉइल पे डिपेंड है। और कोई भी एक्टिविटी कंट्री के अंदर किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो रहा है वो सम हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है सॉइल पे। चाहे आपने यहाँ देख लिया, यहाँ पे देख लिया और वहां पे भी सॉइल पे ही इंपैक्ट करता है। इसलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के बारे में कि इंडिया का सॉइल कैसा है, क्या है। बाकी इन सब चीजों का सॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात है, आप फॉरेस्ट लगाओ, केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन और अदर एक्टिविटी जो हमारे लैंड सरफेस को सपोर्ट करे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। होप कि इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू।